जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ 2 टर्म टेस्ट 1 डिस्कशन शुरू करते हैं। बच्चे आ लेने दें। क्वेश्चन नंबर 6 बच्चे आ रहे हैं, बड़े भी आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6, डिफाइन एलिजिबल पर्सन। भाई ये सफ़े दे दो, टेस्ट दे दो, इधर उधर भी दे दो। डिफाइन एलिजिबल पर्सन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्रीन फील्ड इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। कौन सा है ये, क्या है ये, किधर है ये, क्या है? टैक्स क्रेडिट्स के चैप्टर में 72 पेज पे डिफाइन एलिजिबल पर्सन, ये एलिजिबल पर्सन था। और एक्सप्लेन द बेनिफिट अवेलेबल टू ग्रीन फील्ड इंडस्ट्रियल। ये सिर्फ ना आपने ये लाइन लिखनी थी कि इसको 25% टैक्स माफ होगा, पॉइंट 1 वाली। मैं इधर सवाल पढ़ा नहीं रहा, एज्यूम किया हुआ आपने पेपर दिया हुआ, तो उन्हीं चीज़ों को डिस्कस करें हम। एक्सप्लेन द टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट इनकम अर्न फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट। डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट में आपने पैसे रखवाए हैं, वहाँ से इंटरेस्ट इनकम कमाई है। तो ये अदर सोर्स का चैप्टर था, और अदर सोर्स के चैप्टर में 4A पॉइंट था, इंटरेस्ट ऑन नेशनल सेविंग डिपॉजिट सर्टिफिकेट, और पेज नंबर है 246। और इस पे ये भी था कि आपने ड्यू डेट ऑफ रिटर्न तक बताना है। तो एग्जैक्ट लफ्स लिखा हुआ था डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट का। जिसके पास क्वेश्चन पेपर नहीं है हाथ खड़ा कर दे। 1 2 3 4 कॉपीज दे दो, 5 आगे। हाँ जी, 4A B तो वो लिखना ही था, 4B भी लिखना था, क्योंकि ये इसी के कॉन्टेक्स्ट में था। ये ऐसे ही आसान सा सवाल था नंबर देने वाला। चाय वाला इज इंगेज इन द बिजनेस ऑफ, आप चाय वाला ही समझते रहे होंगे आखिर तक। चाय वाला इज इंगेज इन द बिजनेस ऑफ ऑपरेटिंग अ नंबर ऑफ कैफेज इन कराची अंडर द नेम दूध पत्ती चाय। द असेसमेंट ऑफ चाय वाला फॉर द ईयर, डॉट पट्टी तो नहीं पढ़े थे, अंग्रेजी का सवाल नहीं था। द असेसमेंट ऑफ चाय वाला फॉर द ईयर 2007 वॉज सिलेक्टेड फॉर ऑडिट। इसका ऑडिट शुरू हो गया। ऑन कंप्लीशन ऑफ ऑडिट मुकम्मल होने पे कमिश्नर ने उसके घर एक परवाना भेजा। अबे बता क्यों 40,000 जो रिसीव हुए तुझे लाहौर कैंटीन स्टोर से, तेरी इनकम में क्यों, क्वेश्चन पेपर लेके आए, तो 40,000 जो स्टोर से आया तुझे क्यों ना तेरी इनकम में ऐड कर दिया जाए, बोल रे बोल। चाय वाला इज नॉट इन एग्रीमेंट विद कमिश्नर। चाय वाला कहता है कमिश्नर तेरी मेरी कभी बनी नहीं, तुझे पहले भी पता है, तो मैं तेरी बात नहीं मानता। प्रपोजल तूने दिया है, मैंने रिजेक्ट कर दिया, तेरी बात मैं नहीं मानता। चाय वाला है सबमिटेड द ऑब्जेक्शन। चाय वाला ने एतराज किया है, कहते हैं वो जो अली कैंटीन स्टोर से पैसे आए थे ना, वो कॉफ़ी हाउस था मेरा लाहौर में। कॉफ़ी हाउस बिजनेस मैंने बंद कर दिया था 2002 में। एज ऑन 31 दिसंबर 2 मुझे अली कैंटीन स्टोर ने पैसे देने थे 40,000, क्योंकि मैंने उसे कॉफ़ी की बीनें बेची थी। द 40,000 उस वक्त टैक्सेबल इनकम में मैंने इसलिए नहीं डाला था कि मेरी कैश अकाउंटिंग थी, तो डेटर ने मुझे पैसे दिए नहीं, इसलिए मैंने इनकम में डाले नहीं। कैश आता तो मैं इनकम में डालता। द रिसीट ऑफ 40,000 इज नॉट चार्जेबल। अब मुझे इतनी लेट डेटर 40,000 दे रहा है, तकरीबन कोई 5 साल बाद, 2007, इतने सालों बाद मुझे डेटर पैसे दे रहा है, तो इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स। इसमें मैं टैक्स नहीं दूंगा, बिकॉज इट इज नॉट अ प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय चाय वाला एट एनी टाइम ड्यूरिंग 2007। ये मेरा बिजनेस 2007 का है ही नहीं जिससे मुझे पैसे रिकवर हुए हैं, एंड इट इज नॉट ट्रेसेबल टू एनी सोर्स ऑफ इनकम, और ना मुझे ये किसी हेड ऑफ इनकम में पता चल रहा है कहाँ आएगा। आपने सिंपल क्या करना है, चाय वाला के लिए जूता उतारना है, और जूता उतार के उसे चैप्टर 4 में ले जाना है, और चैप्टर 4 में लेके जाके उसको 2-3 लगानी है, और 2-3 लगा के कहना है पढ़, सर पकड़ के ना इधर से पढ़। इफ अ टैक्सेबल सोर्स ऑफ इनकम ceases टू एग्जिस्ट before the commencement of our year, then any subsequent benefit derived from it shall be taxable in the, assuming that the source has not
सीज्ड एट द टाइम इनकम वाज, ये ज्यूम किया जाएगा कि सोर्स बंद नहीं हुई थी, तो इस वजह से इस पैसे पे आपने टैक्स देना है। और नीचे कंक्लूजन से सिनेरियो को लिंक करने के अब्दुल्ला राजपूत भाई आपको पैसे देंगे, वो सॉरी नंबर देंगे तो फिर सिनेरियो से थोड़ा लिंक करेंगे, फिर इन द एंड लिखेंगे एज द चाय वाला एज दो क्लोज द बिजनेस बट, आगे 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 बट, या आगे सिनेरियो इसी से, बट एनी सब्सिक्वेंट बेनिफिट यहीं से निकाल लिया करें ना, बट एनी सब्सिक्वेंट बेनिफिट ड्राइव फ्रॉम इट शैल बी टैक्सेबल इन द assuming that business has not ceased। तो ये तो आसान सा सवाल था, इसमें तो माशाल्लाह सुने सारी मार्क्स ले लेंगे। सोर्स ऑफ इनकम, इनकम फ्रॉम बिजनेस होगी, जो सोर्स उस साल थी, सोर्स ऑफ इनकम लिखने के अलग मार्क्स मिलेंगे, जो सोर्स उस साल थी वही सोर्स इस साल होगी। अगर उस साल पैसे आ जाते तो बिजनेस में जाते, इस साल पैसे आएंगे तो भी बिजनेस में ही जाएंगे। नहीं नहीं, वो तो अलग बात है ना, वो तो एक फॉर्मेलिटीज हैं, वो ना भी हों तो जब भी पैसे आएंगे टैक्स तो देना पड़ेगा ना। क्वेश्चन से रिलेट भी तो करेंगे ना यार, ये तो 2 लाइनें हैं, क्वेश्चन से रिलेट जब भी सिनेरियो बेस्ड सवाल हो आप किया करो। नहीं सिर्फ प्रोविजन नहीं लिखनी, सिनेरियो से रिलेट भी करेंगे, यही तो सिनेरियो बेस्ड सवाल है। अगर खाली आपने प्रोविजन लिखनी होती फिर ये सवाल आता है एक्सप्लेन द ट्रीटमेंट ऑफ सीजेशन ऑफ सोर्स ऑफ इनकम, फिर वो फिर खाली लिख के आते हैं आप, लेकिन अभी आप सिनेरियो से लिंक भी करोगे। ओके क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन वेदर द फॉलोइंग आर चार्जेबल येट एग्जाम्प्ट। अली XYZ कंपनी में है, रिटायर हो गया जकम जुलाई 15 पॉइंट फ्रॉम डेट डेट, कंपनी ने उसे पेंशन देनी शुरू कर दी है 15,000। ही गॉट अ न्यू जॉब ऑन जकम जुलाई 15 इन BZ एसोसिएट, तो आपने उसी के एसोसिएट में जॉब शुरू कर दी है। तो हमने पढ़ा था सैलरी के चैप्टर में कि अगर आप उसी के एसोसिएट में जॉब शुरू कर दें तो आपको इनकम फ्रॉम सैलरी में हमने पढ़ा था पेंशन पे क्या देना पड़ता है, टैक्स देना पड़ता है। इसलिए ये वाला पॉइंट लिखना था आपने, पेंशन रिसीव्ड इज एग्जाम्प्ट, हाउएवर इफ ही कंटिन्यूज टू वर्क फॉर एसोसिएट इट विल बी चार्जेबल टू टैक्स। फिर आगे लिखना था देयरफॉर एज ही इज वर्किंग इन द एसोसिएट ऑफ सेम कंपनी देयरफॉर दिस अमाउंट विल बी टैक्सेबल। मिस्टर ए रिसीव्ड 5,05,000 इंटरेस्ट फ्री लोन फ्रॉम एम्प्लॉयर इन करंट ईयर। लोन 10 लाख से कम है इसलिए इंटरेस्ट बेनिफिट ऐड नहीं करेंगे, ये लिख के आना था। लोन 10 लाख से कम है इसलिए इंटरेस्ट बेनिफिट ऐड नहीं करेंगे। आप लोग ये तो नहीं कह के आ गए इन 2012 एम्प्लॉई ऑल्सो गेव लोन टू एम्प्लॉयर, ओ सॉरी मैंने पूरी लाइन नहीं पढ़ी। इन 2012 एम्प्लॉई ऑल्सो गेव द लोन टू एम्प्लॉयर विच वॉज ऑल्सो इंटरेस्ट फ्री, वो भी इंटरेस्ट फ्री था। अच्छा एम्प्लॉई ने एम्प्लॉयर को लोन दे दिया था, ये तो उसी टाइप की बात होगी ना, प्रोविडेंट फंड टाइप की चीज होगी कोई। तो पहले एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को लोन दिया और बदले में एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को, और एम्प्लॉय ने भी एम्प्लॉयर को क्या माफ कर दिया, इंटरेस्ट, और एम्प्लॉयर ने भी एम्प्लॉय को। 2 सखी हो गए तो तीसरा सखी कमिश्नर क्या कहेगा, मैं तुम्हें माफ करता हूं। अब इस पे ना लॉ की दोनों प्रोविजंस लग सकती हैं, दोनों जो लगा के आएंगे, दोनों में से जो मर्जी लगा के आएंगे उनको मार्क्स दे देना। एक मिनट असूली तौर पे जो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को लोन दिया है वो 10 लाख से कम है, इसलिए 10 लाख से जो कम लोन है वो तो वैसे ही, पेज नंबर 109 नहीं 93, 10 लाख से कम लोन है, जब 10 लाख से कम लोन है वो तो वैसे ही सैलरी में ऐड नहीं करना। ये प्रोविजन अगर कोई लिखा है इस पे भी मार्क्स दे देना भाइयों। और अगर कोई लिख के आए कि क्योंकि एम्प्लॉयर ने इंटरेस्ट माफ किया और पास्ट में एम्प्लॉई ने भी एम्प्लॉयर को लोन दिया था, उसने भी इंटरेस्ट माफ किया था, कभी कभी एम्प्लॉयर भी गरीब हो जाते हैं, वो एम्प्लॉय से लोन मांग लेते हैं। तो एम्प्लॉय BMW पे आता है, एम्प्लॉयर सुजुकी पे आता है, तो कभी कभी एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर कहता है मुझे लोन दे दो, तो ऐसी सूरत भी हो सकती है। तो ऐसी सूरत में ये वाला दूसरा वाला बुलेट भी लग सकता था। बहरहाल जो भी बुलेट लगता, आपने कंक्लूजन ये देख के आना था कि इंटरेस्ट बेनिफिट इनकम में ऐड नहीं होगा। नाउ इट्स ओवर, अब सवालात पूछें, आगे चलें। दानियाल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान है, पाकिस्तान छोड़ के चला गया एंड रिमेन अब्रॉड, और बाहर ही रहा, एंड गॉट एम्प्लॉयमेंट इन दुबई। उसको 20,000 दिरहम मिले हैं, ही डिडंट पे एनी टैक्स देयर। आपको मैंने बताया था जब भी फॉरेन सैलरी आ जाए ना, तो फॉरेन सैलरी के ऊपर आपने ये लगाने हैं
अल्लाह आपके साथ वाले का भला करे। ये फॉरेन सैलरी पे फॉरेन टैक्स पे कर दिया है? नो। सिटीजन है और ईयर एंड पे अब्रॉड है? यस। तो फॉरेन सैलरी एग्जाम्प्ट हो जाएगी। तो ये वाला पॉइंट था 51 का 2, इस वजह से सैलरी माफ होनी थी। पढ़ा पढ़ा लग रही है ना चीजें, पढ़ी पढ़ी? ओके। अंजुम इज करंटली रिसीविंग 2 पेंशंस। एक वक्त में 2 पेंशन हो तो क्या करना है? हायर पेंशन को माफ कर देना। जी एक्सप्लेन में हमेशा प्रोविजन भी लिखेंगे बाय डिफॉल्ट, लेकिन प्रोविजन अब जाहिर बात है 2-2 मार्क्स है तो छोटी छोटी करके लिखेंगे, ज़्यादा तफसील में नहीं जाएंगे। अगर कोई बंदा साल से पहले पाकिस्तान वापस आ जाए तो फिर तो एक शर्त पूरी होगी ना, सिटीजन है लेकिन साल के आखिरी दिन पाकिस्तान आ गया तो फिर तो बेनिफिट नहीं मिलेगा। 30 नवंबर को जमीला बाजी ने 30 नवंबर 2020 को हमारे साल जमीला बाजी ने रिसीव किया कैश गिफ्ट ऑफ 1 लाख एंड गोल्ड नेकलेस। पहले तो बात है इसे कैश गिफ्ट मिला है। ये जो गिफ्ट है ना पैसों वाला, ये क्रॉस चेक या बैंकिंग चैनल से मिलना चाहिए, डिपेंड करते हैं एनटीएन वाले से मिला या नॉट एनटीएन वाले से। तो इस सवाल में शायद जिक्र नहीं है एनटीएन नॉट एनटीएन का, लेकिन इन एनी केस कैश में लेना जुर्म है। तो पहली तो बात है ये दो बातें हैं, एक होता है चीज का मिलना, एक होता है बिकना। तो सबसे पहले मैं इस कैश की बात कर रहा हूं। कैश तो खुद बिकता नहीं है ना, कैश तो कैश है, कैश ने क्या बिकना, बिकी हुई चीज ने क्या बिकना, कैश तो खुद कैश है। तो कैश का मिलना कहां चला जाएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। कैश बिक तो सकता ही नहीं ना, कैश के बिकने का तो कुछ तस्वुर ही नहीं। तो इसमें रिलेटिव नॉन रिलेटिव का चक्कर नहीं था कैश में, इन काइंड गिफ्ट में चक्कर है रिलेटिव नॉन रिलेटिव का। कैश में क्या रूल है कि कैश गिफ्ट मिले तो क्रॉस चेक से मिल जाए या बैंकिंग चैनल से मिल जाए, जबरदस्त। लेकिन अगर कैश गिफ्ट कैश में मिले, रोकड़ा आप जेब से निकाल के दें, तो फिर ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में चला जाएगा। 1 लाख। एक गोल्ड नेकलेस मिला है उसे 30,000 का, उसकी दोस्त महरीन बाजी से। महरीन बाजी ने उसे कहा मैं आपके लिए गोल्ड नेकलेस लाई हूं। इससे कम गोल्ड नहीं लग रही थी इस पर, 30,000 की कम से कम 30,000 की गोल्ड इस पर इस्तेमाल हुई है, इतनी सी। तो 30,000 की गोल्ड इस पर इस्तेमाल हुई है, तो ये मैं आपको देती हूं। आप बताएं महरीन बाजी रिश्तेदार हैं? हमारी नानी की बेटी हैं, तो महरीन रिश्तेदार तो नहीं है। तो रिश्तेदार से मिला नॉन रिश्तेदार से, तो मिलना नेकलेस का कहां चला जाएगा? हमारे साल ही मिला है। जमीला सोल्ड द नेकलेस। जमीला ने कहा महरीन मुझे तेरा नेकलेस पसंद नहीं आया। जमीला सोल्ड द नेकलेस। 2 हफ्ते के अंदर अंदर वो नेकलेस बेच चुकी थी। ये बेचना कहां जाएगा? और होल्डिंग पीरियड 1 साल से कम है, इसलिए 75% से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। अदर सोर्स में कितना चला जाएगा? 1 लाख। इधर अदर सोर्स में कितना चला जाएगा? उसकी फेयर मार्केट वैल्यू किस दिन की? जिस दिन उसे मिला। कितना? 30,000। महरीन बॉट इट फॉर 25,000। इसको फारक करें। जमीला सोल्ड इट फॉर 33,000। ए माइनस बी 3,000। 3,000 का गेन आ गया, ये कैपिटल गेन में चला जाएगा। ठीक है जी बबलूस, डन हो गया? लग रहे ना आपको आपका ही पेपर हो रहा है सॉल्व जैसे। कामरान इज अ रेजिडेंट इंजीनियर and has sought your opinion in the respect following matters. By which date he should file the wealth statement for the year ended 30 जून 2020? वो कब तक वेल्थ स्टेटमेंट फाइल करे? अच्छा एक बात याद रखिएगा, ये जो वेल्थ स्टेटमेंट फाइल करना है ना, ये असल में आपने कब जमा करवानी होती है, ये जरा मैं पहले आपको बता दूं। वेल्थ स्टेटमेंट आपने कब जमा करवानी होती है? ये सेक्शन 116 में लिखा हुआ है। अगर कमिश्नर ने नोटिस के जरिए मांगी है तो जब कमिश्नर ने कहा है, अगर रेजिडेंट इंडिविजुअल वेल्थ स्टेटमेंट जमा करवा रहा है तो लॉन्ग विद रिटर्न। तो रिटर्न जमा करवाने की तारीख क्या है 30 जून वाली साल की? 30 सितंबर। तो 30 सितंबर तक इसने जमा करवानी थी वेल्थ स्टेट। ये पहली बात होगी। दूसरी बात, किस सूरत में
वो एक्सटेंशन मांग सकता है वेल्थ स्टेटमेंट जमा करवाने में। ये यहां नहीं लिखा हुआ था, ये यहां नहीं लिखा हुआ था। वेल्थ स्टेटमेंट की एक्सटेंशन, चलो बबलू, वेल्थ स्टेटमेंट की एक्सटेंशन सेक्शन 119 एक्सटेंशन, और इसमें सेक्शन भी लिखा हुआ है वेल्थ स्टेटमेंट वाला। A person required to furnish a wealth statement may apply to commissioner। लेकिन सवाल क्या है, किस सर्कमस्टांसेस जिसमें वेल्थ स्टेटमेंट की एक्सटेंशन मांग सकते हैं, ये 3 लिख के आने थे। और अगला सवाल, हाउ ही शुड अप्लाई फॉर एक्सटेंशन इन फाइलिंग वेल्थ स्टेटमेंट। A person required to furnish may apply to commissioner। The application for extension will be made by the due date of above document। How he should apply में तो इतना ही काफी है। आगे फिर कमिश्नर आपको 15 दिन दे, ये शायद बात लिखनी जरूरी नहीं थी, लेकिन कम से कम ये लिखना जरूरी था कि हाउ ही शुड अप्लाई। ही शुड अप्लाई टू कमिश्नर, द एप्लीकेशन फॉर एक्सटेंशन विल बी मेड बाय द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग द अबव डॉक्यूमेंट्स। बस इससे ज्यादा कोई लिखेगा तो उसको आपने ऑनर नहीं करना। साइमा बाजी माशाल्लाह बड़ी उम्र की हो गई हैं, अब तो उनके पोते पोतियां भी हो गई हैं। एंड अ रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान, इज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ इरफान सर्विसेज लिमिटेड। अच्छा, इसमें ना ऐसे ही साथ साथ अजीब अजीब चीज़ें थी बीच में, तो काम की चीज़ें आपने चुननी थी। तो साइमा बाजी ने आपको इन्फॉर्मेशन दी है 2017 के बारे में। कहती है मेरी नौकरी के टर्म्स के मुताबिक मैंने बेसिक सैलरी मुझे मिली है 1,80,000 जिसमें मेडिकल अलाउंस है। तो आपने 1,80 के 2 हिस्से करने थे, 1,80 के 2 हिस्से, एक 18,000 और एक 1,62,000। 162,000 को 12 से मल्टीप्लाई करना था, और 18,000 के बारे में जो डिसीजन लेना था वो ये सोच के लेना था कि इसके साथ हॉस्पिटलाइजेशन मिल रही है या नहीं। तो हॉस्पिटलाइजेशन भी मिल रही है जो एज पर टर्म्स है, ये माफ हो जानी थी, और ये जो 18,000 है फुली टैक्सेबल हो जाना था। पेपर मार्क करने वाले हजरात अगर मुझे सुन रहे हैं और उन तक ये आवाज जा रही है, तो अगर किसी बच्चे ने 162 मल्टीप्लाइड बाय 12 किया हो और 18 ज़रब 12 किया हो तो उसको भी आपने पूरे मार्क्स देने हैं। और अगर किसी बच्चे ने 180 इंटू 12 कर दिया और यहां लिख दिया बेसिक सैलरी एंड मेडिकल अलाउंस, तो बज़ाहिर अगर उसने ये सारा सोच के किया हो, हमें तो नहीं पता चलेगा सोचा उसने क्या था, तो भी उसको आप पूरे मार्क्स दे दीजिएगा, कोई हर्ज नहीं, क्योंकि उसने फैसिलिटी को माफ़ करने की वजह से ये किया होगा। तो कुछ बच्चों ने 180 को डायरेक्ट 12 से मल्टीप्लाई कर दिया होगा, उन्होंने सही सोचा गलत सोचा उनकी किस्मत, लेकिन अगर उधर बेसिक सैलरी एंड मेडिकल अलाउंस ना लिखा हुआ तो उनके नंबर काट लेना, और अगर इधर उन्होंने बेसिक सैलरी एंड मेडिकल अलाउंस लिखा हुआ तो उनको नंबर दे देना। ओके गाइस, चलें जी आगे। नेक्स्ट, ISL पेज साइमा हाउस रेंट अलाउंस ऑफ 60,000 पर मंथ। भाईजान हाउस रेंट अलाउंस देने के बाद इससे पूछा नहीं जाता। इन एडिशन इन जून शी रिसीव्ड एक्स ग्रेशिया पेमेंट ऑफ 3 लाख। सर जी ये तो क्लास में पढ़ाई नहीं था। एक्स ग्रेशिया पेमेंट ऑफ 3,60,000। ये है जी भाईजान हमारे पास मोबाइल, ये है जूजल, जूजल में जाके एक्स ग्रेशिया गिवन एज फेवर, गिफ्ट टाइप चीज है कोई, तो बस सैलरी में ऐड करना है, और क्या करना था। अच्छा मजे की बात सुनिए, पता है होता क्या है कि पेपर में ना 2 किस्म की, पेपर में गूगल नहीं होता बल्कि जूजल भी नहीं होता, तो पेपर में बड़ा जबरदस्त चीज होती है, कुछ बच्चे ऐड कराते हैं, कुछ बच्चे एग्जाम्प्ट कराते हैं। जो ऐड कराएं उनका तुक्का लग गया, जो क्योंकि एग्जामिनर को तो नहीं पता इसने क्या सोच के ऐड किया है, लेकिन जो छोड़ आते हैं। अच्छा तीसरा भी फिरका होता है, एक ऐड करते हैं, एक लिख के आगे डैश लगाते हैं, एक तीसरा फिरका होता है जो कुछ भी नहीं करते, उनको तो बिल्कुल ही मारा कर देना। तो जो ऐड करते हैं उनको मार्क्स मिलने का चांस होता है, या जो लिख के 0 लगाते हैं उनको मिलने का चांस होता है। तो इसलिए तुक्का जरूर लगा के आना न्यूमेरिकल में, तुक्का लगाए बगैर छोड़ना नहीं आपने चीज को। तो कितने लोगों को समझ नहीं आया था फिर भी ऐड कर दिया था, एक्सेलेंट, ऐसे लोग चाहिए, बाकी जाएं। अच्छा एक और रूल सुन रहे सैलरी के चैप्टर में, मुझे क्लास में भी याद कराइएगा, जो चीज भी पेपर में एग्जाम है ना लॉ में, वो लॉ ने बता दी है, इसके अलावा और कोई चीज एग्जाम नहीं है, तो इसलिए इसको एग्जाम नहीं लेना था।
साइमा का हाउस रेंट अलाउंस है भाई। हाउस रेंट अलाउंस देने के बाद आप ये नहीं पूछते कि उसका एक्चुअल खर्चा कितना है, इसलिए 45,000 को इग्नोर करना था। नेक्स्ट, जिसने 60 माइनस 45 किया उसको 0 मार्क्स देना। ISL प्रोवाइड साइमा विद अ कंपनी मेंटेन गड्डी विच इज सिर्फ यूज फॉर घर का इस्तेमाल। मजे लगे हुए तक ऑल्सो यूजेज, अच्छा विच ऑल्सो यूजेज फॉर प्राइवेट पर्पज। अच्छा ठीक है, मैंने समझा सिर्फ सोली। द कार वॉज एक्वायर्ड बाय ISL इन दिसंबर 15। गाड़ी कब लेके दी थी एम्प्लॉयर ने? दिसंबर 15 में। बहुत पुरानी बात हो गई, तब बाजी तो 47-48 साल की होंगी। किधर रहेंगी बाजी? ये फॉर 2 मिलियन। द वैल्यू ऑफ द कार, ना बस गाड़ी की कॉस्ट लेनी है आपने, ये वैल्यू को इग्नोर करना है, तो गाड़ी की कॉस्ट लेनी है। अच्छा, इसके ऊपर 5% लगेगा या 10%? 5% लगेगा, क्योंकि ऑल्सो यूज फॉर प्राइवेट, इसका मतलब है ऑफिस के लिए भी यूज हो रही है। बहरहाल जो बच्चा 5% लगाएगा उसे थोड़े से मार्क्स दे देना, और जो बच्चा 2 मिलियन इंटू 5% लगाएगा उसे पूरे दे देना, और जो बच्चा 24 लाख इंटू 5% लगाएगा उसे भी थोड़े से दे देना, क्योंकि उसने ये 5% जो है उसने ये वाली बात सही लिखी है, वो वाली बात गलत लिखी है। आई होप यू गॉट द पॉइंट। अगर उन तक आवाज जा रही है जिन्होंने टेस्ट चेक करने हैं। आगे, ISL पेड, दोनों इधर बैठे हैं, ISL पेड मेडिकल एक्सपेंसेस फॉर साइमा। ये हो गया, बीमार होती है ना, बड़ी उम्र हो गई है, 50 साल। 0.5 ISL प्रोवाइड्स ऑल ऑफ इट्स एम्प्लॉइज। सवाल की थीम में जाया करें, अंदर घुस के देखा करें। ISL प्रोवाइड्स ऑल ऑफ इट्स एम्प्लॉइज इंक्लूडिंग साइमा। ठीक है, वो भी एम्प्लॉई है। सारे एम्प्लॉइज को बुला के मुरुंडे बांध रहे हैं। नहीं, विद एनुअल मेंबरशिप ऑफ रॉयल पाम क्लब। रॉयल पाम क्लब की एनुअल मेंबरशिप, भाई इधर जाया करें, थोड़ा सैर सुर कराया करें, गोल्फ गोल्फ खेला करें। द क्लब्स एनुअल मेंबरशिप इज नॉर्मली अवेलेबल एट 2 लाख, लेकिन ISL को 180 की मिली है। भाईजान ISL को मिलना नहीं देखना, एम्प्लॉय को जो भी बेनिफिट मिलेगा वो फेयर वैल्यू पे सैलरी में ऐड होना है। तो एम्प्लॉयर को ये अपनी बचत हो रही है, एम्प्लॉय को तो 2 लाख वाली चीज मुफ्त में मिल रही है ना। एम्प्लॉय अगर खुद जाती लेने एनुअल मेंबरशिप, फिर तो 2 लाख की मिलनी थी। एम्प्लॉयर ने डिस्काउंट करके बहस करके कितने की ले ली, वो उससे सोचें। इसलिए जब भी कोई एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को सर्विस देगा और उसके बारे में कुछ नहीं लिखा होगा, तो ऐसी सूरत के अंदर हमने चैप्टर 7 में आना है, और चैप्टर 7 में आके 13 का 11 लगाना है। कोई भी सर्विस एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दे दी, 13-11, 13-11, 13-11, मेरा 11, 13-11, मेरा 11, 13-11, मेरा 11, 13-11, 13-11, 13-11, 13-11, मेरा 11, 13-11, मुझे क्यों नहीं मिल रहा? 13-11 फेयर वैल्यू ऑफ सर्विस। चलें आगे। साइमा इज एंटाइटल्ड टू 20 दिन की छुट्टी, और वो छुट्टी नहीं करती क्योंकि जान चली कि छुट्टी नहीं करूंगी ड्यूरिंग द करंट ईयर, एंड ISL कंपनसेटेड हर विद द पेमेंट ऑफ 1,20,000। इसी को लीव इनकैशमेंट या पेमेंट इन लीव ऑफ लीव टाइप की चीज कहते हैं। तो ये इनकम में पूरी ऐड होगी। साइमा एम्प्लॉयज अ सिक्योरिटी गार्ड। साइमा को किसी ने कहा कि साइमा कुछ हो जाने, साइमा ने कहा बुलेट प्रूफ गाड़ी है। नहीं साइमा फिर भी कुछ हो सकता है, तो गाड़ी से निकलती तो है, कई दफ़ा सर भी गाड़ी से सनरूफ से बाहर निकाला होता है। साइमा कुछ हो जाने, तो साइमा ने सिक्योरिटी गार्ड रख लिया एट हर अपार्टमेंट, अपने घर में, एट अ मंथली सैलरी ऑफ 20,000। अब ये तो इसका ज़ाती खर्चा है। साइमा इज रीइंबर्स्ड 50% ऑफ गार्ड सैलरी बाय ISL। तो साइमा को एम्प्लॉयर आधे पैसे इस मद में दे देता है, तो जितने एम्प्लॉयर दे रहे वो बस साइमा की सैलरी में ऐड कर दें। हमें इससे क्या कि साइमा गार्ड को कितने पैसे दे रही है, हमें इससे कंसर्न नहीं। हमें किससे कंसर्न है कि ये खर्चा किसका है? साइमा का जाती खर्चा है, उसमें से एम्प्लॉयर उसे कितना बेनिफिट दे रहा है। तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन की वजह से जितना बेनिफिट हुआ है वो सैलरी में ऐड कर दें। तो आपने 20,000 का 50% लगाना था और 10,000 सैलरी में ऐड कर देना था। पर मंथ नहीं था ये, पता नहीं कौन सा गार्ड मिल गया साल। पर मंथ था, पर मंथ नहीं था, एंड पे 12 से मल्टीप्लाई कर देना था। ये तो अदर इन्फॉर्मेशन थी, इसे पेपर में इग्नोर कर दिया करें। साइमा टुक आउट अ लोन फ्रॉम अ शेड्यूल्ड बैंक फॉर साइमा की सान ही ला रही। चलो ठीक है, रखो यार। साइमा टुक आउट अ लोन फ्रॉम अ शेड्यूल्ड बैंक फॉर द एक्विजिशन ऑफ एन अपार्टमेंट इन फैसलाबाद। कहाँ टांगे नहीं, इन विच हर हस्बैंड लिव। अच्छा, उधर हस्बैंड को रखा हुआ है, पता नहीं केड़ा घर जाओ। लिव्स इन कनेक्शन विद हिज एम्प्लॉयमेंट देयर। अच्छा, उधर नौकरी है, उधर उसको घर नहीं मिला। साइमा ने कहा घर मेरी तरफ से। ड्यूरिंग लेवल साइमा का शोर का
ड्यूरिंग द ईयर एंड 30 साइमा पेड प्रॉफिट ऑफ 5 लाख टू द शेड्यूल्ड बैंक। भाईजान उसमें शोर रह रहा है या बच्चे रह रहे हैं या साइमा खुद रह रही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस साइमा का घर है फॉर एक्विजिशन ऑफ अपार्टमेंट। तो इंटरेस्ट ऑन हाउस लोन वाला डिडक्टेबल अलाउंस माइनस करने की इजाजत होगी। साइमा चैरिटेबल डोनेशन दी है 50,000 की टू अ स्कूल रन बाय लोकल गवर्नमेंट। तो आप सेक्शन 61 पढ़ेंगे तो उसमें गवर्नमेंट स्कूल्स को डोनेशन देने की इजाजत है, तो सेक्शन 71 वाला टैक्स क्रेडिट मिलेगा। साइमा ने ट्यूशन फीस पे की है 7 लाख की, पता नहीं पुत्र को कहाँ लम्स में कराया हुआ है, फॉर हर सन हु इज स्टडिंग इन मेडिकल, अच्छा मेडिकल कॉलेज में कराया हुआ है, तो नहीं आया होगा ना मेरिट, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में। अच्छा आप मुझे बता दें डिडक्टेबल अलाउंस मिलेगा बच्चों को पढ़ाने का? क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि साइमा की इनकम साल की 15 लाख से ज्यादा थी, इसलिए मेडिकल, इसलिए ये वाला बेनिफिट नहीं मिलेगा। याद आ रहा है? थोड़ा 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 एजुकेशन एक्सपेंसेस ऑफ चिल्ड्रन। भाई मुझे अजीब सी शक्ल से देख रहे हैं तो मैं इनको वो दिखा दूं। सेक्शन 62 एजुकेशन एक्सपेंसेस ऑफ चिल्ड्रन। 15 लाख से जिस इंडिविजुअल की इनकम कम हो उसको ये बेनिफिट नहीं मिलता। टीचर अलाउंस तो नहीं मिल सकता ना, टीचर अलाउंस तो उसको मिलता है जो खुद पढ़ा रहा हो। तो साइमा पढ़ ले, बड़ी बात है, पढ़ाना दूर की बात इसकी। अच्छा, कॉलेज कलेक्टेड 15,000 इनकम टैक्स अलॉन्ग विद फी। कॉलेज ने कोई फीस के साथ 15,000 रुपया 35,000 रुपया इनकम टैक्स ले लिया। यार जो भी टैक्स आपका कोई भी ले ले, कोई भी काट लेना, न्यूमेरिकल के एंड पे उसको याद से ना माइनस कर दीजिएगा, क्योंकि बस ये इतना टैक्स जा चुका है, पता नहीं किस नाम से लिया है, क्यों लिया है कॉलेज वालों ने इनकम टैक्स, पता नहीं इनको कहां से ख्याल आ गया। तो कॉलेज वालों ने इनकम टैक्स साइमा का लेके हुकूमत को जमा करा दिया। हाथ दोगी यार? तो करा दिया ना, बस एंड पे इस न्यूमेरिकल के क्या कर दीजिएगा, माइनस कर दीजिएगा ताकि आपको नंबर मिल जाए। साइमा को एग्रीकल्चर इनकम है 8 लाख की, इस पे एग्रीकल्चर टैक्स, इनकम टैक्स नहीं, एग्रीकल्चर टैक्स है कोई, और ये एफबीआर को नहीं दिया, ये पंजाब बोर्ड को भी दिया है। तो ये इनकम भी आपने इग्नोर कर देनी थी, इसका टैक्स भी इग्नोर कर देना था, क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम माफ है। जब इनकम माफ है तो उसके कोई खर्चे भी इग्नोर करेंगे। फेस पे ऐड करके लेस कर देना, सोल्यूशन में ना मैं वैसे कर दूंगा, फेस पे ऐड करके लेस कर देना। साइमा अर्न इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम बैंक ऑफ रुपीज 8 लाख, जिसपे बैंक ने 1,20,000 टैक्स काटा है। अच्छा, ये अर्नड है रिसीव्ड है? अर्नड, अर्नड का क्या मतलब है? ये ग्रॉस अमाउंट है या कट कटा के मिली है? ग्रॉस अमाउंट है। तो कैलकुलेटर पकड़ें, ये तो ग्रॉस है, इस पे फिर डायरेक्ट जरा रेट मैं आपको दिखा दूं अदर सोर्स के चैप्टर में। मादरत ये रेट ना मैं देना भूल गया था, तो ये रेट वैसे शायद आपको ज़बानी भी याद हो, पेपर में गिवन होगा रेट। अदर सोर्स के चैप्टर में ना एक पॉइंट था, इंटरेस्ट इनकम अगर अर्न करें आप बैंक से और 50 लाख से कम हो तो फाइनल टैक्स रेजिम में गिरती है। याद आ रहा है? सेक्शन 7B में पढ़ा था ये, सेक्शन 7B में ये डायग्राम में बनाई होती है किताब में, साथ साथ देखते भी हैं टेस्ट से पहले। कमाल है यार ये तो इंटरेस्ट इनकम 50 लाख तक अगर हो तो एफटी आ रहा है और 15% पे टैक्स कटना था। तो 8 लाख इंटू 15% ऐड भी करना था, लेस इसलिए करना था कि इतना टैक्स ऑलरेडी हुकूमत के पास पहुंच, तो ये डिविडेंड टाइप चीज थी, उसी तरह ट्रीट करनी थी। फाइनल टैक्स देख लें सोल्यूशन में। यार इसमें ना सोल्यूशन में एक काम और करना है, मैं आपको बता दूंगा। 8 लाख भी ऐड करके लेस कर देना जब सोल्यूशन अपलोड करेंगे, एग्रीकल्चर इनकम भी ऐड करके लेस कर देना। अच्छा, 8 लाख पे टैक्स कितना बनता है? 15%। 1,20,000 ऐड भी करना था टैक्स के तौर पे और 1,20,000 लेस भी करना था। डायरेक्ट क्या? आठ लाख माइनस 1,20,000 पे 15% नहीं। याद रखिएगा जो इनकम फाइनल टैक्स में चली जाती है ना, उस पर फिर खर्चे माइनस करने की जरूरत नहीं है। चैप्टर 4 में सेक्शन 8 पढ़िएगा, जो इनकम फाइनल टैक्स होती है ना उसमें खर्चे माइनस करने की जरूरत नहीं है। इसी बुनियाद पे मैंने आपको 3 लाख भी माइनस नहीं करने देना। जब साइमा ने ये सूद कमाया 50 साल की उम्र में, तो उसने अपने दोस्तों को बुला के भी इसमें से कुछ खिलाया,
तो उसने 3 लाख की जो है वो बहुत बड़ी कोई बूफे पार्टी अरेंज करा दी अपने दोस्तों को कि तुम, मैं अकेले नहीं जाना, तुम भी मेरे साथ ही जाना जहाँ मैं जाऊंगी। अच्छा तो बताएं जरा, तो दोस्तों की हर चीज नहीं कहानी। अच्छा तो कौन सा है, वापस आए को चैप्टर 4 था ना, चैप्टर 4 में ना एक बार याद रखिएगा कि द टैक्स इम्पोज्ड अंडर सेक्शन 5 and 7B shall be a final tax and this income shall not be chargeable under any head, no deduction shall be allowed for any expense, कोई भी खर्चा माइनस, इसलिए ग्रॉस अमाउंट पे रेट लगेगा। देखें एक हमारा ये न्यूमेरिकल के फॉर्मेट में कैसे फिट होगा, चैप्टर 20 है ना, चैप्टर 20 है, ये देखो हमने करना क्या था, डिविडेंड एंड इंटरेस्ट इनकम, ये नजर आ रहा है आपको न्यूमेरिकल के फॉर्मेट में, यहां हमने 8 लाख ऐड करना था और यहां हमने 8 लाख लेस करना था, ये काम करना था, डन। इसके बाद यहां पर कितना बन रहा है 8 लाख का, 1,20,000 ऐड करना था और यहां 1,20,000 माइनस करना था, ऐसे ही करना था, सही है ना। इन डिविडेंड की तरह, डिविडेंड आपको पता है 4 दफा होता है, एक दफा ऊपर इनकम में एडलेस होता है, फिर दूसरी दफा टैक्स में एडलेस होता है। अब आप कह रहे होंगे आए हम क्वेश्चन नंबर 1 के लिए थे, हमें पता नहीं कहां कहां घुमा रहे हैं। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन 1 तो आप कर ही लेंगे। अच्छा चलें, आप कहें हमारे नहीं पैसे पूरे होंगे इस तरह आने के। बेसिक सैलरी 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कोला 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मेडिकल अलाउंस, मेडिकल फैसिलिटी तो नहीं आ रही थी, तो ये 10% ऑफ बेसिक सैलरी तक क्या हो जाएगा, माफ हो जाएगा। एक बेसिक सैलरी उसे तोहफे में मिली है हमारे साल, तो ये भी ऐड हो जाएगी, जेड़ा भी है यार, सॉरी हाँ यू आर राइट, मिल्क अलाउंस है, तो मिल्क अलाउंस है तो पूरा इनकम में ऐड होगा। वेल डन, सही कहा आपने। अच्छा ये ऐड होगा पूरा, ये साइमा नहीं है, इकबाल है, इकबाल साहिब दूध शुद्ध पिया करो यार। रीइंबर्समेंट ऑफ 36,000 in respect of driver salary. इकबाल पेड 60,000 टू ड्राइवर फॉर 4 months. अच्छा रीइंबर्समेंट ऑफ 36,000 इन रिस्पेक्ट ऑफ ड्राइवर सैलरी, इकबाल पेड 60,000 टू ड्राइवर फॉर 4 months. ये याद रखिएगा, ये ड्राइवर एम्प्लॉयर ने लेके नहीं दिया हुआ, कहीं ने लिखा हुआ ड्राइवर एम्प्लॉयर ने लेके दिया हुआ है, ये इकबाल है यानी एम्प्लॉय, ये ड्राइवर है और ये एम्प्लॉयर है। अब इकबाल जो कि एम्प्लॉय है, इकबाल, अच्छा इकबाल तो एक मोहतरम अल्लामा इकबाल के बारे में मैं कुछ बात नहीं कर रहा, इस वाले इकबाल के बारे में कह रहा हूं, पता चले कोई वीडियो बीच में से निकाल के, पता नहीं क्या क्या करते हैं आजकल लोग। अच्छा तो पूरी यहां तक लगाइएगा अगर किसी ने लगानी भी। अच्छा तो इकबाल ने ड्राइवर को कितने दिए भाई, ये इकबाल और ड्राइवर की आपस की बात है, इससे हमें कंसर्न नहीं। इकबाल ने ड्राइवर को कितने दिए, एम्प्लॉयर ने अच्छा ऐसा तो नहीं हो रहा कि एम्प्लॉयर इसे ड्राइवर दे रहा है और एम्प्लॉयर ड्राइवर को पैसे दे रहा है और फिर इकबाल कह रहे हैं थोड़े से बरकत के लिए मेरी तरफ से भी ले लें अमाउंट पेड में, ऐसा तो सिनेरियो नहीं है। तो बिला वजह ये सिनेरियो बनाने की कोशिश नहीं करनी थी आपने, बिला वजह लोगों ने ये सिनेरियो बनाने की कोशिश की। इकबाल किसको पैसे दे रहे हैं, ड्राइवर को, और एम्प्लॉयर इकबाल को कितने दे रहे हैं, 36,000। तो इतनी सी पिक्चर कहानी के सामने रख के बताएं, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को घर की चीजें या घर के खर्चे रीइंबर्स कर रहा है ना, ये इसी तरह है कि 36,000 तो मेरी तरफ से ले लो, बाकी तुम्हारी मर्जी है, ड्राइवर जहां मर्जी से लो, कुछ इस किस्म की बात है। तो 60,000 को इग्नोर करना था और 36,000 को आपने इनकम में ऐड कर देना था, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय वाला बेनिफिट। ये थोड़ा सा जरा ना कॉम्प्लिकेटेड सा पॉइंट था, क्योंकि क्लास में इस तरह हमने पढ़ा नहीं था कभी। इसके नंबर मिलने चाहिए, हद होगी। ये एम्प्लॉयर है
ये एम्प्लॉई है। अच्छा, एक और अरेंजमेंट हमने पढ़ा था, वो ये पढ़ा होता था कि एम्प्लॉयर ड्राइवर को बराह रास्त तनख्वाह दे रहा है, फिर हम करते थे फेयर वैल्यू या अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉयर टू ड्राइवर माइनस अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय टू, ये वो वाला सिनेरियो नहीं था। नहीं, ये पढ़ा नहीं था, ये पढ़ा था हमने ड्राइवर। अच्छा, ये पढ़ा था हमने कोई भी खर्चा घर का आप रीइंबर्स कर दें उसे, ये वो वाला पॉइंट है। ये 4 महीने से मल्टीप्लाई नहीं करना क्योंकि दोनों के साथ पर मंथ नहीं लिखा हुआ था मेरे भाई, तो ऑलरेडी ये 4 महीने की दोनों अमाउंट्स हैं, अलग अलग किसी के साथ नहीं लिखा हुआ था पर मंथ। ये तो एक्चुअल और फेयर मार्केट रेंट विच एवर इज हायर, अर्न कैपिटल गेन इनकम, चलते चलते ऐसे ही नंबर देने लग जाता है वो। ही रिसीव्ड एन इनकम टैक्स रिफंड ऑफ 225। बबलूज एंड भालूज, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के चैप्टर में हमने पढ़ा था कि आप रिफंड लेने गए 8 मिलियन का, आपको मिला 8.4, तो मैंने कहा था ऊपर का माल 4.4 है, वो इनकम में ऐड होगा। पूरा रिफंड इनकम में ऐड होगा या डिलेड पेमेंट ऑन रिफंड ऐड होगी? डिलेड पेमेंट ऑन रिफंड ऐड होगी। इसलिए आपको रिफंड मिला कितना? रिफंड मिला कितना? 2,25,000। इसमें कंपनसेशन कितनी है? 2 लाख को आपने इग्नोर करना था, 25,000 को ऐड कर देना था। तो और जिन लोगों ने 2,25,000 को ऐड किया है, आप उनको 0 मार्क्स देना। और ये ना वो क्लास के बाद आके कहीं 2,25,000 में 25 भी तो पड़ा है ना, 0.3 उनको मेरे पास भेज देना, 0.3 क्लास के बाद। एनुअल रेंट ऑफ 8 लाख फ्रॉम लेटिंग आउट अ बिल्डिंग टू केके एंटरप्राइज इंक्लूडिंग 5,000 फॉर अरेंजिंग 2 सिक्योरिटी गार्ड्स। पर सिक्योरिटी गार्ड नहीं लिखा हुआ, 5,000 फॉर 2, 5,000 जरब 2 करने की जरूरत नहीं है, 5,000 फॉर 2 सिक्योरिटी गार्ड्स फॉर द बिल्डिंग। ये अभी तक पाया की बात चल रही है, पाया के 2 टुकड़े हो जाएंगे। 8 लाख सालाना है और 5 माहाना है, तो 5 ज़रब 12 60,000, 8 लाख माइनस 60,000, तो या 8 लाख के 2 हिस्से, 8 लाख के 2 हिस्से, ये ग्रॉस रिसीट है। तो होना कुछ ऐसा था, 8 लाख के 2 हिस्से हो जाने थे और 8 लाख के 2 हिस्से होकर 8 लाख माइनस 60,000, 7,40,000 इधर चला जाना था और अदर सोर्स में 60,000 चला जाना था। ये ग्रॉस इनफ्लो 60,000, ये तो खर्चे हैं ना, इसको छोड़ दें। नेक्स्ट इंक्लूड है ना, माइनस करना था। फॉलोइंग एक्सपेंसेस आर इनकर्ड बाय इकबाल इन रिलेशन टू बिल्डिंग। रिपेयर अलाउंस माइनस होगा, 2 लाख माइनस नहीं होगा। फायर इंश्योरेंस, इंश्योरेंस प्रीमियम माइनस होगा, ये होगा प्रॉपर्टी में माइनस। ग्राउंड रेंट भी प्रॉपर्टी में माइनस होगा। सिक्योरिटी गार्ड की सैलरी अदर सोर्स में माइनस होगी और इंटरेस्ट ऑन हाउस लोन भी प्रॉपर्टी में माइनस होगा। ऐसा ही है। उसने एक प्लॉट इनहेरिट किया अब्बू से जिसकी फेयर वैल्यू है 7 मिलियन। अच्छा, पहली तो बात है गिफ्ट का मिलना अब्बू से माफ है, गिफ्ट इन काइंड, गिफ्ट इन काइंड रिलेटिव से मिलना माफ है ना। वैसे भी माफ या टैक्सेबल देखना चाहिए। ये 2004 की बात कर रहा था, हम 2004 में ही हैं, ठीक है। तो हाँ, गिफ्ट का मिलना आपने इग्नोर करना था। साल के शुरू में गिफ्ट मिला, गिफ्ट का मिलना इग्नोर करना था। क्यों 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 क्यों? रिलेटिव से मिला, और फादर क्या होते हैं? रिलेटिव, तो इसलिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में ऐड नहीं होना था। डन, ये तो मिलना हो गया। ऑन अक्टूबर 2003 he entered into a contract for sale with मोइन। मोइन से उसने वायदा किया, यार ये 50 मिलियन का लुट्टी मार की, 50 मिलियन का मैं तुझे ये बेचता हूं। नया तरीन पाकिस्तान आ गया। मिस्टर मोइन पेड अ डिपॉजिट ऑफ 1 मिलियन। उसने कहा चल 50 में से 1 पकड़, बाकी 49 में रशीदा अपनी से मशवरा करके तुझे बताता हूं। एंड एग्रीड टू पे द बैलेंस अमाउंट विद इन 1 मंथ। रशीदा ने 2-3 लगाई उसको, 49 मिलियन, चल ना 49 मिलियन। ऑन ड्यू डेट मोइन डिफॉल्टेड इन मेकिंग द पेमेंट। मोइन ने कहा मैं क्या, मेरे बड़े भी 49 मिलियन ही दे सकते हैं। एंड इकबाल ने उस 1 मिलियन पे कब्जा कर लिया। ये 1 मिलियन है फॉरफिटेड डिपॉजिट, और ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में ऐड होगा, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में ऐड होगा। और ये प्लॉट की मद में है। किसकी मद में है? प्लॉट की मद में।
ओहो, कौन सा चैप्टर है इनकम प्रॉपर्टी? 9। वो क्या चीज है ये? फोरफिटेड डिपॉजिट है? नहीं 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 नहीं, मैं तो ये दिखा ही नहीं रहा। मैं तो अभी वो बताऊंगा कि आप जो है वो खुश हो जाएंगे। रिपेयर अलाउंस ऑन फोरफिटेड डिपॉजिट प्लॉट के केस में नॉट अलाउड था, इसलिए इस 1 मिलियन पे आपने रिपेयर अलाउंस कैलकुलेट नहीं करना था, बाकी पे आपने रिपेयर अलाउंस कैलकुलेट करना था। तो थोड़ा थोड़ा याद आ रहे हैं? ऐसे ही है। चलें बबलूस, बहुत अच्छे बच्चे हैं आप। अच्छा वैसे जी भाई क्या पे कहते हैं आधा पेपर सही कर दो, क्योंकि गुस्सा आता है बंदे को कि 70-80% तो सही करवाए बच्चे से। यानी पूरा पेपर देखे कहते हैं यार आधा सही कर दो, हाथ धोगी यार, आधा नहीं सही कर सकेंगे, हाथ धोगी यार। तो इसलिए अगर आप भोले से सोल्यूशन में आए, यार आज ना जूम मीटिंग रख लो हम तीनों की आपस में, उसमें डिस्कस हो जाएगा जो आप पेपर मार्क करोगे, जरा डिस्कस करते हैं इन्होंने क्या किया हुआ है, और फिर कल मुझे याद कराना, कल की क्लास में मैं इनको दिखाऊंगा। अच्छा क्या है, मैं क्या दिखाने लगा था आपको? हाँ, मैं रिपेयर अलाउंस दिखाने लगा था। तो 7,40,000 वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का रेंटल था, और नॉन ये फोरफिटेड डिपॉजिट था 10 लाख, लेकिन 17,40,000 पे रिपेयर अलाउंस नहीं निकाला था। रिपेयर अलाउंस लगाना था आपने 7,40,000 रुपये। तो ये वाले 0.5 मार्क्स आप 0.25 दे देना जिसने 17,40,000 रुपये लगाया हुआ, और जिसने फिर 7,40,000 रुपये लगाया हुआ उसे 0.75 दे देना, 0.25 मेरी तरफ से दे देना, ठीक है? थोड़ा सा ऑनर कर देना उसको। 1 मिलियन आपने इधर ऐड करके फिर रिपेयर अलाउंस पूरे 17,40,000 पे लगाया। तो अभी ये जो डायग्राम दिखाई थी, ये दूसरी क्लास में मैं शाम को होम ट्यूशन पढ़ाता हूँ, वहां बनाई थी डायग्राम। ओके अच्छा, इसको अदर प्रॉपर्टी में भी डाला था या नहीं डाला था, अभी तो यही मसले पड़े हुए हैं। ओके यार ऐसे फारिग से सवाल था, आधा सवाल भी सही कर लेते आप, पास कर देना था एग्जाम में। 12,60,000 हम चाइना, थोड़ा सा ऐसे टफ टाइम देके अगले आसान सी चीज ले आता है। 12,60,000, तो 12,60,000 फॉरेन सोर्स इनकम है, इस पे फॉरेन टैक्स, कैपिटल गेन चाइना बिजनेस इथोपिया की तरह ज़कात उसी ऑर्डिनेंस के मुताबिक दिया है। फारग नंबर ऑन 1 जुलाई 2003 मिस्टर इकबाल एक्वायर्ड लाइफ इंश्योरेंस। अच्छा ये टीएस भाई एक बात ध्यान रखना, ये इधर चेहरा शरीफ करें आप दोनों जरा, ये जो आपने मार्क्स रखे हैं ना टैक्स लाइबिलिटी के, तो अगर इधर अमाउंट गलत भी आ रही है तो टैक्स लाइबिलिटी का 0.25 नहीं देंगे, पूरे 0.5 मार्क्स देंगे, सब्जेक्ट टू के उसने ये जो अमाउंट लिखी है उस पर सही टैक्स निकाला या नहीं निकाला। तो बच्चे का टैक्स निकाल के आपको देखना पड़ेगा, इसलिए 8-10 दिन लगा लो, कोई जल्दी नहीं टेस्ट चेक करने की, आराम आराम से चेक करके देना। और दूसरी बात, इसके जो आपने 0.25 मार्क्स रखे हैं इसको वैसे खत्म ही कर दो, टोटल्स के मार्क्स नहीं होते, इस 0.25 को उड़ा के कहीं एडजस्ट कर देना। तो टोटल आना जरूरी है, वैसे टोटल्स के मार्क्स नहीं होते। पता नहीं, वैसे एसीसीए के पेपर में देख रहा था तो टोटल्स के मार्क्स नहीं देते वो, टोटल्स क्योंकि उन्होंने मार्क्स सामने लिखे नहीं होते, टोटल के सामने मार्क्स नहीं लिखे होते। ओके चलें जी आगे, लेकिन करने हैं टोटल, यानी करेंगे तो आगे चलेगा ना, लेकिन हो सकता है आई कैप रखता हो मार्क्स, तो इसलिए हमने भी थोड़े बहुत रखे हैं मैं बरकत के लिए 0.25। इकबाल एक्वायर्ड लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, इसका इसे टैक्स राइट मिल जाएगा, एंड पेड अ प्रीमियम ऑफ 5 लाख, और ही ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड 16 लाख टू अप्रूव्ड पेंशन फंड। घर से कॉल आ रही है। अच्छा तो अब आप मुझे बता दें लाइफ इंश्योरेंस का टैक्स माफ होगा? बोले बोले बोले, होगा, लाइफ इंश्योरेंस का टैक्स माफ हो जाएगा, क्यों नहीं होगा? टैक्स राइट मिलेगा सेक्शन 62 का, और कंट्रीब्यूशन टू अप्रूव्ड पेंशन फंड, इसका भी टैक्स माफ हो जाएगा। ऐसे परेशान क्यों हो रहे हैं? कंट्रीब्यूशन टू अप्रूव्ड पेंशन फंड और लाइफ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस थी ये, लाइफ इंश्योरेंस, तो लाइफ इंश्योरेंस वाला टैक्स आपको माफ हो जाएगा सेक्शन 62, और कंट्रीब्यूशन टू अप्रूव्ड पेंशन फंड वाला टैक्स माफ हो जाएगा, 2 टैक्स आपके माफ हो जाएंगे, मजे लग जाएंगे। ठीक है जी। अच्छा आखिरी एडजस्टमेंट तो करनी है आखिरी एडजस्टमेंट मजे की है। नॉट सो,
ऑन यकम मई 2002 इकबाल रिसीव 3000 शेयर्स बाय वे ऑफ गिफ्ट फ्रॉम हिज अब्बू। अब्बू से गिफ्ट मिला है, मिलने को इग्नोर कर दें, मिलने को इग्नोर कर दें क्योंकि अब्बू से मिला है। इन लकी कंपनी, कंपनी रजिस्टर्ड ऑन टोरंटो स्टॉक एक्सचेंज। अब्बू का लेवल माशाल्लाह। टोरंटो स्टॉक एक्सचेंज के बेटा इधर आओ, मैंने तुम्हें गिफ्ट देना था बेटा। टोरंटो स्टॉक एक्सचेंज की कंपनी के 3000 शेयर तुम्हारे लिए। ऑन यकम जनवरी 2000, काफी पुरानी बात कर रहा है। ऑन यकम जनवरी 2000 हिज डैड हैड बॉट दीज शेयर्स एट कैट 20 पर शेयर, बाहर की करेंसी होगी, इक्विवेलेंट टू पीकेआर 1300 पर शेयर। इस लाइन को इग्नोर करना था क्योंकि हमने ये देखना है कि बेटे को जिस दिन मिले हैं उस दिन मार्केट में कितने का है, ऐसे ही देखना है, बाप की कॉस्ट इग्नोर करनी है। द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर वाज कैट 28 इक्विवेलेंट टू पीकेआर 2100 पर शेयर। हर शेयर कितने के? 28 फॉरेन करेंसी का। कैड हमारे लिए मुश्किल है इसलिए मैं कैड की जगह डॉलर बोलूंगा मिसाल के तौर पे। एक शेयर $28 का है। एक शेयर कितने के? $28 का। और ये $28 को कन्वर्ट किया गया पाक रुपीज में, इक्विवेलेंट टू 2100 पर शेयर। तो ये एक शेयर कितने के? $28 का। $28 कितने पाक रुपीस बनेंगे? 2100। इसलिए इस सूरत में आपने करना क्या था, आपने फॉरेन करेंसी का अगर रेट निकालना है तो 2100 डिवाइडेड बाय 28, बताएं फॉरेन करेंसी का अगर रेट निकालना है, एक कैड कितने का है? 2100 डिवाइडेड बाय 28 75। एक कैड जो है 75 पाक रुपीस का है। लेकिन इन चक्रों में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं थी, आपको डायरेक्ट अवे ये गिवन है, इसलिए आप इसको एज इट इज उठा लें। ये क्या आ गई? कॉस्ट ऑफ शेयर। कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट करना है ना, कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट। अच्छा जी, कॉस्ट बता दें। 2100 पाक रुपीस पर शेयर मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स 3000, जवाब 6,30,000। ऑन 15 जून 2004 होल्डिंग पीरियड 1 साल से ज्यादा है, इसलिए गेन को मल्टीप्लाई करना था किससे? 75% से। और ये स्टॉक एक्सचेंज टोरंटो की है, पाकिस्तान की नहीं है, इसलिए इसको पब्लिक कंपनी नहीं कहेंगे, इसको क्या कहेंगे? प्राइवेट कंपनी। अ कंपनी विच इज नॉट अ पब्लिक इज अ प्राइवेट। 6,30,000 नहीं है, एक और जीरो भी है। On 15 June, Iqbal sold all the shares to an investor for CAD 32 per share and paid a brokerage and commission of 0.2। ये खोया है, पेड लिखा हुआ है ना, और सोल्ड ये पाया है, डन। 0.2 per share to the stock broker। He also paid income tax of 1500 to tax authorities in Toronto। ये फॉरेन टैक्स पेड हो जाएगा। The exchange rate at the time of transaction was CAD 1 इज इक्वल टू $1 समझ लें। $1 कितने रुपए का? 90 रुपए का। अच्छा, मैंने आपको अक्सर बताई थी ये बात कि आप मिसाल के तौर पे कहते हैं जी मैं सऊदी अरब के अंदर हज करने गया। आप सबसे पहले जाएंगे, आप खोलेंगे फ्रिज, अंदर से 2 सऊदी रियाल की मिसाल के तौर पे एक बिस्किट का पैकेट आपको मिलेगा 2 सऊदी रियाल का। आप अगला काम क्या करेंगे? आप अगला काम ये करेंगे, आप पहले जहन में सोच के जाएंगे क्वांटिटी, मैंने 5 बिस्किट लेने हैं, तो आप 5 बिस्किट का लफ्ज पहले लिखेंगे, डन 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 डन। 5 बिस्किट का लफ्ज पहले लिखेंगे, फिर आप लिखेंगे एक बिस्किट कितने का? 2 सऊदी रियाल का। इसके बाद अम्मी कहेंगी पुत्र ठहर जा, पाक रुपीज में जरा देख पाकिस्तानी रुपए कितने बनने, फिर देखते हैं। इसके बाद आप डॉलर का रेट या आप सऊदी रियाल का रेट पता लगाएंगे। वो रेट है मिसाल के तौर पे आजकल 53 रुपीस। अब जाके आपको पता चलेगा कि आपको सारे बिस्किट कितने के पड़ेंगे। मुझे बताएं, आप किसी भी बाहर के मुल्क में चले जाएं, दुकान पे जाने से पहले क्या सोचेंगे? क्वांटिटी। क्वांटिटी सोचेंगे, दुकान पे जाने से पहले सोचेंगे क्वांटिटी। अगली चीज
₹5 में नहीं है, अगली चीज आप वो देखेंगे वो कितने की चीज है। तो 5 बिस्किट अगर आपने लेने हैं और एक बिस्किट 2 सऊदी रियाल के, तो आपको 10 सऊदी रियाल चाहिए। उसके बाद आप क्या पता चलाएंगे, एक्सचेंज रेट। तो अब ये कितना बना, 530 रुपए के। अब आप कितने बिस्किट खरीदेंगे, 5। ये कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, अगर कभी कहीं बाहर के मुल्क में चले जाएं तो क्या कर सकते हैं ना कि 530 रुपए के मैं बिस्किट खरीद रहा हूं। उसके बाद आप डिसीजन ले लें, अम्मी आप 530 के बिस्किट हैं, अम्मी आप बता दें लेने नहीं लेने, पुत्र रख के लावा तेनों 530 के बिस्किट, बस सालन ले रोटी ले चल चलें। तो ऐसा हो सकता है, तो वो तो खाना है ना, फिर इनएविटेबल है। तो अब आप मुझे बता दें जी, इस सवाल के अंदर अगर मैं आता हूं तो मुझे क्वांटिटी ऑफ शेयर्स चाहिए, बाहर के मुल्क में शेयर की फेयर वैल्यू चाहिए और एक्सचेंज रेट चाहिए। इस पैटर्न पे चलते हुए मैं कंसिडरेशन निकाल लूंगा जी। हिम्मत करें, बाहर के मुल्क में मेरे पहले मुझे क्वांटिटी बताएं, मेरे में शेयर बेचने कितने जा रहा हूं, 3000। पहले क्वांटिटी आ गई बिस्किट्स की। दूसरा काम, बाहर के मुल्क की प्राइस देखूं या पहले एक्सचेंज रेट पता चलाऊं, बाहर के मुल्क की प्राइस, बाहर के मुल्क की प्राइस, पहले बाहर के मुल्क की प्राइस। ऑन 15 जून 2004 इकबाल सोल्ड ऑल द शेयर्स टू एन इन्वेस्टर फॉर कैड 3200 पर बिस्किट। समझ आ रहा है, पर बिस्किट पर शेयर एक ही मतलब है, पर बिस्किट। तो बताएं, अगर मेरी पॉकेट में 3000 शेयर हैं, 1000 शेयर इधर हैं, 1000 शेयर गिर जाएंगे, 1000 शेयर इधर हैं, 1000 शेयर इधर हैं, 1000 शेयर इधर हैं, 3000 शेयर मैं लेके जाऊंगा बाजार में, जाके सबसे पहले क्या पता चलाऊंगा, करेंसी का रेट या शेयर का रेट, शेयर का रेट। शेयर कितने के, 32 कैड का। अब पता क्या चलाने, एक कैड कितने के, तो एक कैड कितने के डालोगे बटे, तो टोटल में भी कितना, 86,40,000। नीचे क्या हुआ है, नीचे क्या हुआ है, ये क्या फिर मैंने किया 3000 ज़रा 2100। यहां क्यों मैंने 3000 ज़रा 2100 किया था, यहां देखें उसने एक लाइन लिखी हुई थी कि 28 कैड बराबर है 2100 रुपए के। तो फिर मुझे पर कैड वाली कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी थी। नेक्स्ट, अब मैंने ब्रोकरेज और कमीशन पे करना है, तो माइनस कमीशन। अच्छा, कमीशन पर शेयर गिवन है, टोटल गिवन है, पर शेयर गिवन है। फिर वही काम कर लेते हैं, शेयर कितने हैं, 3000 के बाद क्या ढूंढना करें, आदत डालें, आदत डालें। 3000 के बाद कैड की ढूंढना, 0.2 इंटू एक्सचेंज रेट 90। जो भी गेन आना था आपने इसको किससे मल्टीप्लाई करना था। ये सारे डेटे में एक चीज मैंने इग्नोर कर दी, वो मैंने क्या इग्नोर की है, पॉज करना, बताएं 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 जल्दी, अब क्या रह गया, ऑन कितनी देर पहले की है, अभी भी की है। अच्छा, आप बताओ, ही ऑल्सो पेड इनकम टैक्स ऑफ कैड 1500 टू द टैक्स अथॉरिटीज। ये पर शेयर गिवन है या टोटल गिवन है, टोटल गिवन है। कैड 1500 क्या मतलब, $1500 इसने दे दिए, जो भी दे दिए, ये फॉरेन टैक्स पेड होगा। जल्दी आ जा, आखिरी एडजस्टमेंट का आखिरी पॉइंट हो रहा है, जल्दी बैठ जा, कैलकुलेटर पकड़। कितने कितने कैड दिए, बोले बोले आपने, 1500 कैड का क्या मतलब है, $1500 समझ लें, $1500 दिए आपने, तो $1500 ₹1 से वो $1 के रेट से मल्टीप्लाई कर दें, कितना हो गया 90। तो 1500 ज़रब 90, 1500 ज़रब 90 क्या, 1 लाख। खुदा के लिए टैक्स को यहां ना माइनस कर दीजिएगा, टैक्स कभी भी माइनस करने की इजाजत नहीं है। ये टैक्स का क्या करना है, ये जो गेन निकलेगा इस गेन को न्यूमेरिकल के मुंह पे ऐड करना है, और ये फॉरेन टैक्स क्रेडिट के लिए 1,35,000 यूज होगा। इस पे फॉरेन टैक्स क्रेडिट मिलेगा। क्या ये फॉरेन इनकम है या पाकिस्तान सोर्स इनकम है, फॉरेन इनकम है। बाहर के शेयर्स बेचे हैं या पाकिस्तान के शेयर्स बेचे हैं, बाहर के शेयर्स बेचे हैं, टोरंटो में शेयर्स बेचे हैं ना, तो ये फॉरेन इनकम है पाकिस्तान सोर्स, तो फॉरेन इनकम ये आ जाएगी और इस पे फॉरेन टैक्स ये आ जाएगा। सॉल्यूशन में अगर आप देखें तो सॉल्यूशन में ये आ रही है फॉरेन इनकम, जो भी निकल रही है, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन 2286000, और फिर माइनस हो रहा है फॉरेन टैक्स क्रेडिट। फॉरेन टैक्स क्रेडिट दो हैं, एक वो जो पता नहीं अभी 50,000 वाला था कोई, और दूसरा ये 1,35,000 वाला। तो ये दो आपने फॉरेन टैक्स क्रेडिट्स देने थे। गेन को 75% से मल्टीप्लाई नहीं किया हुआ, ओहो, तो सारा सोल्यूशन रिवाइज करना पड़ेगा यार।
होल्डिंग पीरियड बताएं जरा, होल्डिंग पीरियड बता दें। ऑन यकम में 2002 इकबाल रिसीव 3000 शेयर्स, और डेट ऑफ सेल बताएं। तो होल्डिंग पीरियड 1 साल ज्यादा है। सारा सोल्यूशन अमेंड करो, कोई मसला नहीं, अभी अपलोड तो नहीं हुआ ना, तो ठीक है जी, ओवर, अल्लाह हाफिज़। हाँ